चलिए, तो अब एनआरआई भी इस्तेमाल कर पाएंगे यूपीआई का। हम आगे बढ़ते हैं और अब दर्शकों के सवाल लेते हैं शो में, जिसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, आदित्य शाह सीआईओ श्रेयसी इन्वेस्टमेंट, हर्षवर्धन रुंगटा सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पहला सवाल लें हर्ष के लिए। आदित्य सवाल पूछना चाहते हैं। आदित्य, क्या आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैम। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैंगलोर कर्नाटका से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। 29 साल बाद 5 करोड़ आपको चाहिए। आपकी उम्र 31 साल की है और आपने पीपीएफ और एनपीएस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और आपने क्वांट टैक्स सेवर फंड लिया हुआ है ना? इसमें आप डाल रहे हैं लगभग 4500। जी मैम। और कौन से म्यूचुअल फंड्स है आपके पास? इसके अलावा मेरा बाकी गोल्स के लिए मेरा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मैं एक सेकंड नोट डाउन कर रही हूँ, एक सेकंड। यूटीआई का निफ्टी 50 है, आपने उसकी डिटेल्स हमें दी नहीं है, तो अगर देते तो वो हमारे एक्सपर्ट के पास भी होती है। बहरहाल अभी सुन सकते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है? जी मैम। इसके अलावा उसके बाद मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी जी, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया 150 मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, ये तीन। कितना इसमें निवेश कर रहे हैं? मैम इसमें 5000 पर मंथ ईच चल रहा है। 15,000 की एसआईपी चल रही है? हाँ जी मैम, 5000 पर मंथ ईच। ऑलराइट, सो ये 15,000 की चल रही है। कब से? अभी 1 साल हो चुका है, सेकेंड ईयर अभी। ऑलराइट, 5 करोड़ का लक्ष्य है आपका 29 साल के बाद। ठीक है। ऑलराइट, सो हर्ष, कुछ डिटेल्स जो हमारे पास नहीं थी वो हमें मिल गई हैं। बताएं, 5 करोड़ के लिए निवेश को क्या और बढ़ाना होगा? जी हाँ कविता, आदित्य जी ने क्या कहा है कि उन्होंने अपनी क्वेरी में बताया कि उन्हें 29 इयर्स बाद इन्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए और इस लक्ष्य के लिए इन्होंने 3 इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। एक है क्वांट टैक्स सेवर, जिसपे 4,500 रुपए जमा कर रहे हैं, पीपीएफ में सालाना 1 लाख और एनपीएस में सालाना 1 लाख। जो इनका बाकी पोर्टफोलियो है, जो अभी इन्होंने बताया, यूटीआई, पराग पारिक और निप्पॉन, ये बेसिकली कोई इनके अलग गोल्स के बारे में है। तो अगर हम इनका जो ये 29 साल बाद जो इन्हें 5 करोड़ चाहिए, अगर उसका ही खाली अगर कैलकुलेशन करें और मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखे हैं उनका अनुमान हम लगाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आगे जाके कितना रिटर्न होगा। सो अगर ये 14% आसपास इन्हें एसआईपी रिटर्न 29 ईयर्स के ऊपर मिलती है, अगर हम पीपीएफ पे 7% गिन के चल रहे हैं और एनपीएस में करीबन 10%, तो इनका जो कॉर्पस इकट्ठा होने होगा वो करीबन 4 करोड़ का होगा और इनका लक्ष्य है 5 करोड़। सो आदित्य जी, अगर आपको और थोड़ा बढ़ाना है यही इन्वेस्टमेंट्स में, मतलब ये जो आप कर रहे हैं क्वांट का है, पीपीएफ और एनपीएस है, अगर इसी को आपको एक्सेलरेट करना है तो एक सुझाव आपके लिए है मेरे पास कि आप पीपीएफ में जो सालाना 1 लाख रुपया लगा रहे हैं उसकी जगह आप कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में लगाएं। कारण ये है, पीपीएफ ऑफ कोर्स ये एक बहुत इमोशनल प्रोडक्ट होता है। किसी को भी कहें कि हम पीपीएफ बंद करके आप इक्विटी करिए तो शायद अच्छा नहीं, समझ नहीं आता उन्हें। तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, पीपीएफ ऑफ कोर्स टैक्स फ्री रिटर्न देता है, गारंटीड रिटर्न है, एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है, लेकिन आप 29 इयर्स के लिए कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि वहां पे आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो भी रिटर्न आपको मिले उसे आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। और इक्विटी में अगर एसआईपी के जरिए आप 29 इयर्स तक करते हैं, ये उम्मीद बनती है कि आपको पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सो ये एक आपके पास विंडो है जहां पे आप अपना 4 करोड़ जो अभी इकट्ठा होने का अनुमान लगा रहे हैं उसका आप उसको 5 करोड़ कर सकते हैं। तो ये एक सजेशन आपके लिए है, जो आप इंप्लीमेंट करें तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। अगर आप पूरा कॉर्पस देखते हैं कि आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लस जो आपका यूटीआई, पराग पारिक और निप्पॉन की इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, अगर वो सब कंबाइन करते हैं तो ऑफकोर्स आपका जो टारगेट है वो बहुत कंफर्टेबली पूरा हो जाएगा। आदित्य, कुछ पूछना चाहते हैं आप हर्ष को? मॉडरेट चॉइस चल रहा है उसमें, क्या मैं उसका एग्रेसिव चॉइस में एग्रेसिव ऑप्शन में चेंज कर सकता हूँ एनपीएस को? हाँ बिल्कुल, आपके पास उसका बदलाव करने का विकल्प तो है हर्ष।
यस, इनफैक्ट मैं ये समझ के चल रहा था कि आप अग्रेसिव लिए रखें, उसी के लिए मैंने 10% का एक अनुमान लगाया कि अगर एनपीएस से आपको 10% तक का रिटर्न मिलता है तो ये आपका जो कॉर्पस हमने कैलकुलेशन किया, सो नेचुरली एनपीएस अगेन क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, आप उसमें अग्रेसिव ऑप्शन में ही जाना चाहिए आपको। और अगर आप वो वाला अग्रेसिव ऑप्शन लेते भी हैं तो भी इक्विटी 100% नहीं है, उसमें लिमिट है कि आप 75% से ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले ही नहीं सकते। सो यस, पहली बात तो एनपीएस को आप अग्रेसिव करिए, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं। मैं आपको उसके आगे एक और कदम बढ़ने बोल रहा था कि अगर लॉन्ग टर्म आपको अपना टारगेट पूरा करना ही है तो पीपीएफ की जगह भी आप इक्विटी ले सकते हैं। दैट इज ओनली इफ यू अंडरस्टैंड कि भाई इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो कि अगर आप 2 साल का रिटर्न देखें और 2 साल में इक्विटी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है आपको, तो पीपीएफ से अच्छा तो मैं पीपीएफ में लगा देता, वहां पे मुझे कम से कम 7.1% के साथ टैक्स रिटर्न तो मिलता। तो वैसे नहीं देखें, अगर आप उस चीज से मेच्योर्ड इनफ है मार्केट को समझने के लिए तो ही आप बदलाव करें, नहीं तो सेम सेटअप में आपको करीबन 4 करोड़ एस्टिमेशन तो है ही कि आपको मिल जाएगा। लेकिन हर्ष, मुझे आदित्य के बिहाफ पे ये सवाल पूछना है क्योंकि अभी ये काफ़ी यंग है और ये एनपीएस में लगभग 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। क्या इसकी बजाय एनपीएस में ये निवेश अपना बरकरार रखें, लेकिन क्या ऐसी कोई रणनीति हम इनको सुझा सकते हैं जहां पर ये अपना एनपीएस का एलोकेशन थोड़ा सा कम करके कुछ और अग्रेसिव तरीके से म्यूचुअल फंड के जरिए अपना निवेश करें? क्या ऐसा भी कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई रणनीति आप इनको सुझाना चाहेंगे? ठीक कर सकते हैं एनपीएस में। मुझे नहीं पता कि अगर ये कोई सरकारी कर्मचारी हैं जिनको इन्हें एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना ही है कि नहीं, बट यूजुअली देखा जाता है कि एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 50,000 की जो टैक्स लिमिट है सेक्शन 80 सीसीडी 1B में, उसका फायदा लेने के हिसाब से अक्सर लोग प्लान करते हैं। बाकी एक एन्युटी पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इतने लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें एनपीएस में थोड़े रिस्ट्रिक्शन है कि आप मेच्योरिटी में पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। आप जैसे मैंने कहा कि 75% मैक्सिमम है जो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ऐसे काफी चीजें हैं जो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है। तो किस कारण से इन्होंने एनपीएस लिया है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन यस कि उसमें कम से कम आप अग्रेसिव वाला ऑप्शन ले लें। और यस, अगर आप एनपीएस में थोड़ा कम करते हैं और डायरेक्ट इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 100% इक्विटी में एक्सपोजर लेते हैं, थोड़ा उधर आपको मार्जिन और मिल जाता है। तो यस, थोड़े बदलाव करें तो आपका 5 करोड़ टारगेट पूरा हो जाएगा। आदित्य, कोई और क्लैरिटी? नहीं मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ेंगे, उमेश शर्मा क्या फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ जी मैडम। उमेश जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? नमस्कार मैडम। आपने HDFC गोल्ड, निपॉन इंडिया इंडेक्स, CR का इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, UTI फ्लेक्सी कैप आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और 2022 से ही आप निवेश कर रहे हैं। और नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, लग्जरियस लाइफस्टाइल का लक्ष्य है आपका। होम लोन की भी EMI आपकी चल रही है सर, है ना? जी मैडम। तो आपने हमें इन्वेस्टमेंट की राशि बता दी, फंड्स बता दिए, लेकिन कुछ कॉर्पस इकट्ठा करने को लेकर कोई रोड मैप है, कोई प्लान बनाया है? कितने साल में कितना इकट्ठा करना है कि बस आपको अंदाजा है कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बस वेल्थ क्रिएशन, कुछ आंका है ऐसा अपने लिए? अभी एज ऑफ नाउ तो अभी कॉर्पस बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है कॉर्पस। बट थिंग इज की अभी मेरा गोल यही है कि आगे एक रिटायरमेंट के हिसाब से भी सोचा है मैंने, और आगे जैसे मतलब मेरे मैरिज का कुछ होता है फाइनल, तो फिर वो उसके लिए भी आगे प्लान करना है, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ आगे के हिसाब से। तो गोल मेरा यही है कि घर भी हो जाए एक अच्छा, बिफोर रिटायरमेंट एक अच्छा घर हो जाए मेरा। एक प्लान है गाड़ी और बाकी सभी चीजों का भी मेरा प्लान किया हुआ है। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने फंड्स लिए हैं वो फंड्स मुझे कंटिन्यू करना है, बिकॉज अभी ये साल भर ही हुआ है अभी। तो आई जस्ट नीड टू नो कि ये कंटिन्यू करना है फंड्स के कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए इसमें। तो मुझे उसके लिए जानना होगा कि आपने जो लक्ष्य मुझे अभी बताए हैं उसको कोई आपने ड्यूरेशन उसको दी है? जैसे कि आपने कहा शादी हो सकती है आपकी, तो वो शादी कितने सालों में आप सोच रहे हैं? 2 साल, 3 साल, 5 साल? साल 2 साल के अंदर। साल 2 साल, तो ये आपका एक गोल हो गया शॉर्ट टर्म का, है ना? कितना खर्चा इस पर आप इकट्ठा करना चाहते हैं? कितना कॉर्पस आपको चाहिए होगा? तकरीबन 4-5 लाख। चलिए 5 लाख रुपए। उसके बाद आपने कहा एक गाड़ी का लक्ष्य है, और घर तो आपने कहा कि रिटायरमेंट से पहले हो जाए, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है, हालांकि उसके लिए निवेश आपको करना होगा। गाड़ी कितने सालों के बाद खरीदनी है आपने, और गाड़ी कितने तक की खरीदनी है?
10 साल में खरीदनी है। और उसके लिए कितना आपने अमाउंट सोचा हुआ है? उसके लिए भी तकरीबन 10 लाख। तकरीबन 10 लाख रुपए। तो अब ये कुछ एक खाका तैयार हो गया आपके फाइनेंशियल प्लान का, है ना। अब इसके इस लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते हैं कि आपने जो फंड्स चुने हैं और जो आपने निवेश राशि निर्धारित की है वो पर्याप्त है या नहीं। आदित्य। मैम, सबसे पहले तो 2-3 चीजें इन्वेस्टर को क्लियर करनी चाहिए। अगर उनका लोन लायबिलिटी घर का लोन नहीं है तो वो किस चीज का लोन लायबिलिटी उनके ऊपर है, और अगर उनके पास ऑलरेडी एक घर है तो बहुत प्रूडेंट नहीं होगा घर में इन्वेस्ट करना एक और बार, क्योंकि ज्यादातर घर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। आदित्य, इनका होम लोन है। होम लोन हालांकि कितने का है? कितना आप EMI दे रहे हैं उमेश? होम लोन है 25 लाख का। ठीक है, कितना दे रहे हैं आप हर महीना? हर महीना 18,000 रुपए। 18,000 और 15,000 की आपकी यहाँ SIP चल रही है। बताएं आदित्य। ठीक है मैम, तो अगर घर इन्वेस्टर के पास होम लोन की तरह से घर एक ऑलरेडी है तो इन्वेस्टर को इवैल्यूएट करना चाहिए कि उनको एक और बार घर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक चंकी इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टर का 50-60-70% रियल एस्टेट में ही चला जाता है। तो मेरे हिसाब से उनके गोल्स में से उनको एक और घर नहीं लेना चाहिए और रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कि आपने करेक्टली कहा, इन्वेस्टर के गोल्स और इन्वेस्टर के टाइम होराइजन कंप्लीटली इन्वेस्टर ने शॉर्टलिस्ट नहीं किए हैं, तो उसको इन्वेस्टर अगर शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बेटर है। अब आए इन्वेस्टर के यहाँ पर आदित्य, यहाँ पर मुझे बस ये कहना है कि अगर हम इनके फिलहाल घर के लक्ष्य को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के पहले एक और घर हो सकता है कि वो खरीदना चाहें, तो उसकी प्लानिंग हम अगर बाद में भी करें, जो शॉर्ट टर्म गोल है शादी का और गाड़ी का, इसके लिए बताइए फिलहाल कितना ये कर पाएंगे? मैम, तो जैसे कि इन्वेस्टर के अभी फंड्स हैं और इन्वेस्टर के ऊपर एक लोन लायबिलिटी भी है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर लोन लायबिलिटी है। और दूसरी बात, उनके जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्मिश इन नेचर है। तो मैंने उसी हिसाब से 4 फंड्स को चूज किया है। इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड भी रखा है, तो मैंने गोल्ड के फंड को भी इंक्लूड किया है। तो 4 फंड इस तरीके से रहेंगे: निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड जो कि उनके पास ऑलरेडी है, HDFC गोल्ड फंड जो कि उनके पास ऑलरेडी है, और आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। यहाँ पे मैंने रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि इन्वेस्टर के पास टाइम होराइजन उतना लंबा नहीं है, शॉर्ट टर्मिश गोल्स है। इन फंड्स में अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में अपने SIP को 4 फंड्स में इक्वली स्प्लिट कर देंगे इन्वेस्टर, तो बेटर रहेगा। हाउएवर, इन्वेस्टर को इन शॉर्ट टर्म गोल्स के बाद घर के गोल को इवैल्यूएट करना चाहिए और रिटायरमेंट के गोल को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए घर के गोल्स। उमेश, आपको कोई सवाल पूछना है आदित्य को? हाँ, घर का तो ऐसा है कि घर अभी मैं ले रहा हूँ, मेरा खुद का प्राइमरी हाउस नहीं है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ अभी। तो घर तो मेरे लिए प्राइमरी सोर्स रिक्वायरमेंट है मेरा बिफोर मैरिज। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है मेरे लिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो ये जो लोन लायबिलिटी घर की है वो कौन से घर की? सॉरी, हेलो जी, अभी जो आपने होम लोन चुका रहे हैं वो किस घर का चुका रहे हैं? वो अभी जहाँ चुका रहा हूँ वो अभी पोजीशन के नियर बाय है, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो एक घर तो आपने अभी ये मतलब लिया हुआ है ना, जो तैयार हो रहा है? हाँ, मतलब एक जहाँ रह रहा हूँ रेंट पे है, बट अभी जो मैं जाऊंगा, जहाँ पे शिफ्ट होऊंगा मैं, वो अभी पोजीशन के नियर बाय है, तो उसकी EMI चल रही है। और उसके बाद जो आप घर खरीदेंगे वो बाद में होगा? वो आगे की बात है, वो अभी तो मैं वो आगे की बात है। हाँ, जाऊंगा उसके हिसाब से, अभी आगे के हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ कि और एक हो जाए। तो अब आपका सवाल क्या है उमेश? अब आपका सवाल क्या है? सॉरी, अब आप कोई सवाल और पूछना चाहते हैं? नहीं, फंड्स में अगर वापस बता दे कौन कौन से फंड्स में चेंज करना है, तो मैं एक बार वापस नोट डाउन कर दूं। हमने नहीं, तो हमारा जो शो है वो YouTube पर जाता है। आप 89 स्वदेश के चैनल के YouTube पर जाइए और ये शो वहाँ पर अपलोड होता है, वहाँ पर आपको फंड्स के नाम मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। संजीत मानना हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। संजीत गुड मानना इवनिंग, कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल भेजा अपना। बताइए सर, आपके फंड्स के नाम मेरे पास
स्टॉक्स हैं, ICICI प्रो का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मिरा एसेट का लार्ज कैप भी आपके पास है ना? और लास्ट 1 ईयर से 20,000 लमसम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली लमसम का रीजन ये है, एक्चुअली मेरा पर मंथ इनकम आता है इतना, बट फिक्स टाइम पर नहीं आते। और मैं ऑलरेडी ये थोड़ा मेरा थिंक है, मैं जिस दिन मार्केट लो दिखता हूँ तो उसी दिन डालते रहता हूँ, वो हाई के लो हो या लो के लो। तो उसी हिसाब से मैंने 20,000 पर मंथ डालता हूँ। और मेरे पास एक स्मॉल केस है तेजी मंडी करके, उसमें मैंने 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा लक्ष्य ये है, नेक्स्ट 15 ईयर्स में मुझे 50 लाख चाइल्ड एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। एंड आफ्टर 20 ईयर्स मुझे 1.5 करोड़ का लक्ष्य रिटायरमेंट प्लान। ओके, हर्ष। वेल संजीव जी, आपका जो प्लान है, जो आपके टारगेट्स हैं और जितना आप अमाउंट हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। आपका जो 50 लाख का लक्ष्य है कि 15 साल बाद आपको 50 लाख और 20 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, ये इकट्ठा हो जाएगा जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे। अब सिर्फ है जो आपका पोर्टफोलियो आपने बना रखा है म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलरली, उसमें थोड़ा आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपके पास 8 स्कीम है उतनी जरूरत नहीं है, बहुत डुप्लीकेशन होता है और फिर इतनी स्कीम्स को ट्रैक करना, इतनी स्कीम कुछ भी बदलाव होता है, जैसे बैंक अकाउंट आपको अपडेट करना है तो सबके सब आपको फोलियोस में करेक्शंस करने होंगे, अपडेट करना होगा। तो यही पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करते हुए हम 4 स्कीम्स में भी लेंगे ना तो आपका काम पूरा हो जाएगा। और तो ये 4 स्कीम्स में आप इस तरह इन्वेस्ट करें, आप टोटल 20,000 रुपए महीने का कर रहे हैं तो 5,000 रुपए इंटू 4 स्कीम्स। और ये जो 4 स्कीम्स मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ ये आपके पोर्टफोलियो में से ही है, तो आपको कोई नई स्कीम नहीं जोड़नी है, सिर्फ आपको पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना है। सो आप ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड में कंटिन्यू करेंगे, ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कंटिन्यू करें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और PGIM मिड कैप फंड, बस यही 4 फंड रखिए अपने पोर्टफोलियो में जो आपके पास ऑलरेडी है। बस आपको अमाउंट चेंज करने हैं, अभी सब में 5-5 हजार करिए। जो बाकी की 4 स्कीम्स हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है उसके अंदर अभी आज की तारीख में, आप चाहें तो उसे रिडीम करके इन्हीं 4 स्कीम से कंसोलिडेट कर लें। तो आगे जाते हुए आपके पास 4 स्कीम्स ही होंगी जो मैनेज करनी है, आपको लार्ज कैप, आपको मिड कैप और आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो भी मिल जाएगा। फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको स्मॉल कैप भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो यही आपकी एक स्ट्रेटेजी रहेगी और जो लक्ष्य है जो आप बना रखे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपका लक्ष्य पूरा होने का पूरा चांसेस है। ऑलराइट, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। संजीत जी कुछ पूछना चाहते हैं हर्ष को? जी मुझे ये पूछना था, मैं जो ये लमसम टाइप का कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये कोई लॉसेस मेरा हो रहे इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? एक्चुअली मैं SIP नहीं करता हूँ किसी में, बट पर मंथ मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मुझे मेरा इनकम फिक्स टाइम पर नहीं आता। ठीक है, एज लॉन्ग एज आप हर महीने निर्धारित करें कि आप पैसे डाल रहे हैं तब तक हर्ष कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। या एब्सोल्युटली। तो SIP जब आप रजिस्टर करते हैं उसका मकसद ये होता है कि भाई फिर इसके बाद में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है मैन्युअली, आपको ऑटो डेबिट आपके बैंक अकाउंट से होते रहेगा, लेकिन हो वही रहा है कि हर महीने एक अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, और एक्चुअली आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपकी इनकम आने की डेट फिक्स नहीं है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जब आपके पास पैसे आते हैं आप करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सिर्फ एक चीज से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो डिस्कशन में जाना नहीं है मुझे, कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, मार्केट का जब गिर जाता है तब ले लेते हैं। यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता या किसी को नहीं पता होता कि मार्केट का महीने का लो कौन सा होने वाला है। सो आप अभी तक करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी अगर स्ट्रेस आप अपने से हटा लें तो बेटर होगा कि आपकी जब इनकम आती है उसी दिन आप लगा दें पैसे, तो भी कोई ज्यादा फर्क आपको 15-20 साल बाद नहीं पड़ेगा। बाकी आप अगर कर रहे हैं और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट मत रोकिएगा। दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट संजीत जी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और भी दर्शक हैं जिनके सवाल हमें शो में शामिल करने हैं, लेकिन चलिए जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। आदित्य बताएं आपका गुरु मंत्र क्या है? आज मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेके आया हूँ। जैसे कि हमने देखा कि घर में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो एक बहुत बड़ी चंकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है,
और लोगों को उस पे लोन लेना पड़ता है और 60-70% आपका उसी में इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसका एक और तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जहाँ पे अनेक इन्वेस्टरों के पैसों को पूल किया जाता है म्यूचुअल फंड की तरह और उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो होती है वो 5 से 6% के आसपास की मिल जाती है और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो रियल एस्टेट का भी मिल जाता है। इसमें फायदा ये होता है, रियल एस्टेट जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आप छोटी छोटी किस्त में लेके 100, 200, 300, 1000, 2000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अपने कॉर्पस को डेवलप कर सकते हैं, आपको रियल एस्टेट का रिटर्न मिल जाएगा और आपको जब भी विड्रॉ करना हो यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट को अच्छी तरीके से प्रॉक्सी प्ले म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ आप प्ले कर सकते हैं। हर्ष? वेल कविता, हमने ना 2023 में जब कदम रखा है तो लोगों को ये अभी तक है कि 2022 का जो सब वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वो वैसे का वैसा कैरी फॉरवर्ड होकर 23 में आया है। तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है। कई बोलते हैं कि इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मार्केट का क्या रुख रहेगा? सो क्या मैं इक्विटी से अपना एलोकेशन कम कर दूं? सो इनफैक्ट मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत वॉलेटिलिटी है, रिसेशन की बातें हो रही हैं, इसका असर हमारे मार्केट्स में आएगा कि नहीं आएगा, तो यस आएगा। पहली बात, कितना आएगा वो हमें पता नहीं। सो आप और आपके अगर लक्ष्य लॉन्ग टर्म के हैं तो आप अपना इक्विटी एलोकेशन कम ना करें। आप ये काम करें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा समझ लें। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो लार्ज कैप पे सबसे कम असर आएगा, मिड कैप पे थोड़ा ज्यादा आएगा और स्मॉल कैप पे सबसे ज्यादा आएगा। तो आपको करना क्या है कि आप अपना एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ बढ़ा लें। तो आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी से निकल नहीं रहे लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं। तो अपना पोर्टफोलियो को एलोकेशन, जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो एलोकेशन चेंज करिए, ना कि एसेट एलोकेशन चेंज करिए कि इक्विटी से निकल के डेट में चले जाए। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप पे सबसे ज्यादा असर आएगा। तो आपको अगर वो चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो लार्ज कैप की तरफ अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ा दें। ऑलराइट, चलिए अब झटपट आखिरी कॉलर की ओर, आखिरी दर्शक की ओर हम बढ़ते हैं और तुषार खिलारे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तुषार नमस्कार, धन्यवाद अपना सवाल आपने भेजा। यूटीआई फ्लेक्सी कैप और कैनरा बैंक का ब्लू चिप आपके पास है। ये आप 2 फंड में 2000 रुपये डाल रहे हैं, 10 साल के लिए आपको डालना है, निवेश आप बढ़ाना चाहते हैं 6000 तक। आदित्य बताएं। मैम मैंने पहले भी कहा है कि लार्ज कैप, अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक्टिव फंड्स में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे पैसिव फंड्स बिल्कुल लीजिए, क्योंकि 70 से 80% अंडर परफॉर्मेंस रहता है लार्ज कैप फंड्स का। तो इन्वेस्टर को 2 फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के साथ कंटिन्यू रह सकते हैं, पर दूसरा फंड वो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जो इन्वेस्टमेंट ये किया हुआ है तो वो राइट है और रॉन्ग है मैडम? हाँ, वही आदित्य आपको जवाब दे रहे थे। यूटीआई फ्लेक्सी कैप, यूटीआई नेक्स्ट 50 आपको रेकमेंड किया हुआ है और थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कोई और अगर कैटेगरी का फंड इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो आदित्य, क्योंकि 6000 तक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, कौन सा होगा? मैम फ्लेक्सी कैप फंड में, वो फ्लेक्सी कैप फंड में और भी एक फंड ले सकते हैं, जैसे कि पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड या फिर कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। पर फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैपिश फंड्स के अंदर वो ज्यादा जाएंगे तो बेटर। चलिए तुषार कोई सवाल? और ये अमाउंट जो मैंने रखा हुआ है मैडम, ये कंटिन्यू करना चाहिए कि इसको बढ़ाना चाहिए मैम? जब जब क्षमता हो तब तब बढ़ाइएगा। फिलहाल आपको 6000 रुपये बढ़ाने हैं तो वो बढ़ाइए और उसके बाद जितना बढ़ा पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और एंड ऑफ द डे मतलब 10 इयर्स के बाद मुझे 50 लाख तक अमाउंट चाहिए, तो ये राइट है कि उसमें और आदित्य 50 लाख रुपए के लिए कितनी एसआईपी बढ़ानी होगी? मैम मिनिमम अगर इन्वेस्टर को 10 साल के एंड में 50 लाख रुपए चाहिए और मैं 10% का रिटर्न अज्यूम करता हूँ, तो इन्वेस्टर को मिनिमम 15,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। अभी इन्वेस्टर 6,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहना चाहिए। एक अच्छा इंक्रीज हो सकता है कि वो 10% से इंक्रीज करते जाए और फिर देखिए कहाँ पे वो 4-5 साल में एसआईपी को लेके जा सकते हैं।
ऑल द बेस्ट तुषार आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका, आदित्य आपका समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे शो लेकर नए खास मुद्दों के साथ। और अगर आप अपने सवाल भी हमारे शो में पूछवाना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567। ये वो नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।